नमस्कार, आप सिटी रिपोर्टर देख रहे हैं। मैं आपके साथ ताबिश कमाल हूं। मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट साजिद हैं। दिल्ली में टर्की और चाइना के खिलाफ आज स्वदेशी जागरण मंच ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि दिल्ली के चाणक्यपुरी थाने के सामने स्वदेशी जागरण मंच, जो कि आरएसएस की एक संस्था है, उन्होंने जमकर टर्की और चाइना का विरोध किया। आरोप ये लगाया कि जिस वक्त सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था तो उस दौरान पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं, जो सेना है, उसको टर्की और चाइना ने मदद की है। टर्की ने और चाइना ने अपनी तरफ से उन्हें हथियार मुहैया कराए। इससे नाराज़ होकर के भारत की जनता टर्की और चाइना का विरोध कर रही है और इसी कड़ी में आज दिल्ली के चाणक्यपुरी में एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी तादाद में हिंदू संगठनों के लोग इकट्ठे हुए, जहां पर उन्होंने सरकार से मांग की कि टर्की और चाइना के साथ व्यापार करने वाले तमाम व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए और इनका व्यापार पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए। हालांकि ये विरोध यही नहीं थमा, बल्कि विरोध प्रदर्शन में आए तमाम लोगों ने देश की जनता से ये भी अपील की कि जो लोग इन मुल्कों को घूमने जाते हैं, इनके साथ व्यापार करते हैं, पहले एक बार वो सिंदूर ऑपरेशन के बारे में सोच ले। पहले वो सोच ले कि किस तरह से नापाक पाकिस्तान की इन दोनों मुल्कों ने मदद की थी। अगर इन मुल्कों के साथ जाकर के कोई व्यापारी व्यापार करता है या भारत की जनता यहाँ घूमने जाती है तो वो सीधे सीधे अपने देश के साथ गद्दारी होगी। कई हिंदूवादी संगठनों ने खुलकर इनका विरोध किया और ये भी कहा कि हम देश की जनता से अपील करते हैं कि अपनी सेना के सम्मान के लिए आप इनका विरोध कीजिए। किसी भी तरह से ना इनका सामान खरीदिए और ना ही इनकी कोई सपोर्ट कीजिए, ना इनके मुल्क में कोई घूमने जाए। आज यहाँ से स्वदेशी जागरण मंच ने एक मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हम देश की जनता को जागरूक करने आए हैं और इस तरह के प्रदर्शन देश भर में किए जाएंगे, जहाँ पर टर्की और चाइना और ऐसे तमाम मुल्क जिन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, उनका विरोध देश भर के अंदर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर पे और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रस्ताव को कैबिनेट की मुहर लगी, जिसके तहत अब उत्तराखंड में यूपीसीएल की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक डॉक्यूमेंट पॉलिसी प्रस्तुत किया गया है, जिसको कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, जिससे प्रदेश में बिजली विभाग को काफ़ी बड़ा फ़ायदा होगा। इसके साथ ही राज्य में पोल्ट्री फार्म को बढ़ावा देने के लिए, यानी पोल्ट्री इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने एक पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में पोल्ट्री फार्म लगाने के लिए 40% अनुदान सरकार देगी, जबकि मैदानी क्षेत्रों में 30% अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसी तरह से माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सभी राज्यों को स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी बनानी थी, जिस पे उत्तराखंड सरकार ने भी काम किया और उस पॉलिसी को बनाया। उस पॉलिसी को आज कैबिनेट ने अपने मुहर लगा दी है। इसी तरह से पर्यटन विभाग प्रदेश में 50 जगह रोपवे बनाएगा। फिजिबिलिटी टेस्ट के बाद उनको फंड दिया जाएगा और 50 जगह रोपवे बनने से प्रदेश के पर्यटन की सूरत भी बदली हुई नजर आएगी। इसके साथ ही गौशालाओं के निर्माण को लेकर के भी सरकार ने, कैबिनेट ने कुछ विचार किया है, जिसके तहत अब गौशालाओं के निर्माण के लिए जिलाधिकारी भी परमिशन दे सकेंगे, क्योंकि अभी तक इसके पहले शासन ये परमिशन देता था, लेकिन ये अधिकार अब जिलाधिकारियों को दे दिया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में लगभग 15 गौशालाएं अभी भी संचालित हैं, जबकि 16,000 निराश्रित गौ माताएं अभी भी सड़कों पे घूम रही हैं। ये सरकार का डाटा है। इस पॉलिसी के आने से गौशालाओं के निर्माण में तेजी आएगी और ऐसी निराश्रित गौ माताओं को शायद बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ ही अभी तक गौशालाओं के निर्माण के लिए पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग, पशुपालन विभाग और पंचायती राज काम करता था, लेकिन अब गौशालाओं के निर्माण के लिए सिर्फ पशुपालन विभाग फंड आवंटित कर सकेगा। इस तरह से 20 के करीब महत्वपूर्ण फैसलों पे कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी है, जो राज्य के आने वाले समय में आर्थिकी और सामाजिकी के चित्र को बदल के रख देंगी। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं धनराज गर्ग, राजधानी देहरादून से, और बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा चलाए गए अभियानों की। क्योंकि उत्तराखंड मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं, उनका लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाना है। और नशा मुक्त बनाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है कि जो भी इस तरह के नशे के सौदागर हैं उनको तुरंत ही पकड़ें और उनको सलाखों के पीछे पहुँचाने का काम पुलिस प्रशासन करे। और लगातार देखा भी जा रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है या एसटीआरएफ है या फिर एनटीएफ की जो टीम है, वो लगातार कहीं ना कहीं ऐसे सौदागरों को पकड़कर लगातार सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम कर रही है। वहीं राजधानी देहरादून की जो एसटीएफ है, उसको एक बड़ी कामयाबी भी हाथ लगी है, जहां पर थाना नेहरू कॉलोनी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और जिसके पास से लगभग 164 ग्राम जो स्मैक है वो बरामद की गई है। और स्मैक की कीमत लगभग 54 लाख रुपए आंकी गई है। और इसके साथ ही उस व्यक्ति से 60,000 रुपए के लगभग नगद राशि भी बरामद की गई है, जो कि इसमें की जो छोटी छोटी पुड़िया बनाकर बेचता था, उसी के द्वारा वो जो धनराशि है वो अर्जित की गई थी, जिसको अब पुलिस प्रशासन ने बरामद किया है। और वहीं युवक ने पूछताछ में बताया है कि वो इस स्मैक को बरेली से लाता था, यानी कि यूपी से लाता था, और उत्तराखंड के अंदर छोटी छोटी पुड़िया बनाकर अधिक धनराशि कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं इस काम को करता था। अब पुलिस ने उस व्यक्ति को पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। और जो एसटीएफ के एसएसपी हैं नवनीत भुल्लर, उन्होंने साफ तौर पर जनता से भी अपील की है, यदि उनके आसपास या फिर कहीं पर भी इस तरीके से नशा कोई बेचता है या फिर नशा करता है तो उसकी सूचना तुरंत एसटीएफ को दें, जिसको लेकर एसटीएफ कार्रवाई करती हुई नजर आएगी। और इसी तरीके से देखिएगा कि लगातार कहीं ना कहीं एसटीएफ के द्वारा हो या फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा हो, लगातार जो इस तरह के नशा करने वाले लोग हैं उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि पुलिस प्रशासन की यदि बात करें तो लगातार रात को सड़कों पर गश्त करते हुए नजर आ रही है, और लगातार जो गाड़ियों के अंदर शराब पीते हुए मिलते हैं उन पर भी कार्रवाई करती हुई नजर आ रही। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा, और जो अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से चलाया गया है वो कहीं ना कहीं रंग लाता हुआ नजर आ रहा है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराज गर्ग, JK 24/7 न्यूज, देहरादून। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। और आपको जानकारी दे दें, ये एफआईआर राहुल गांधी के खिलाफ 15 मई यानी कल दर्ज हुई हैं। और राहुल गांधी जो है वो बिहार के दौरे पर गए थे, और जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले लगातार राहुल गांधी जो है वो बिहार का दौरा करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिहार में नौकरी 2 यात्रा जो है वो भी निकाली जा रही है। और राहुल गांधी जो है वो कल एक शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में पहुंचने के लिए बिहार के दरभंगा में पहुंचे थे। हालांकि उनको हॉस्टल्स के अंदर जो है वो नहीं जाने दिया गया, जिसके बाद वहां पर जो कार्यकर्ता थे उनकी जो है वो पुलिस के साथ झड़प हुई। और उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ कल एफआईआर दर्ज हुई। और इस बात का विरोध जो है वो कांग्रेस पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कड़ी में आपको जानकारी दे दें कि कांग्रेस पार्टी ने आज देश भर में प्रदर्शन भी किया है। और इसी कड़ी में आप हमारे पीछे देख सकते हैं, जो हमारे मौजूदगी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो ऑफिस है वहाँ पर है, और तमाम यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, अपना प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसी तरीके से आज जो यूथ कांग्रेस की जो कॉलेज की इकाई है NSUI, उनकी तरफ से भी जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, मुख्य कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, वहाँ पर भी उनकी तरफ से जो है वो प्रदर्शन किया गया है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें यह आरोप है कि राहुल गांधी और अन्य जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने छात्रावास में अनधिकृत रूप से शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम किया, जबकि प्रशासन ने टाउन हॉल कार्यक्रम में की जो है वो अनुमति दी थी। और जो दूसरी एफआईआर हुई है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट खुर्शीद आलम ने दर्ज कराई है, जिसमें BNS की धारा 163 के तहत जो है वो उल्लंघन करने का आरोप जो है वो राहुल गांधी के ऊपर लगाया गया। और एफआईआर में
राहुल गांधी सहित 20 नामजद जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ और 100 अज्ञात व्यक्तियों का नाम भी शामिल है। लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, इसको जो कांग्रेस के लोग हैं वो मेडल बताते हुए उनकी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तकरीबन 30 से 20 मामले पहले ही जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज हैं और राहुल गांधी ना तो डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और साथ ही कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो बिहार की सरकार है वो डरी हुई है, इसलिए राहुल गांधी को छात्रों से मिलने नहीं दिया गया। और इसको कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो तानाशाही बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी का विरोध आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने देश भर में विरोध प्रदर्शन के रूप में किया है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज़, दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने जिस तरह से विवादित बयान दिया है, उसके बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए कि जिस तरह से ऋचा राजपूत जो पिछड़ा आयोग की सदस्य हैं, उन्होंने हजरतगंज कोतवाली में FIR दर्ज करने की प्रार्थना पत्र पुलिस को दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तमाम तनाव देखने को मिला, वहीं ये भी देखने को मिला कि हमारी वीर जो सेना के जवान थे, जो अधिकारी थे, जो शौर्य थे, उन्होंने अपने पराक्रम को बाखूबी दिखाया। और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया, पूरा देश कहीं ना कहीं अपने जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, उनके शौर्य की जो गाथा है उसको लोग बातचीत करते हैं, बताते हैं कैसे हमारी जो सेना के अधिकारी हैं कैसे ही शौर्य पराक्रम से दुश्मनों पर वो लोग मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि जिस तरह से प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है। उसके बाद से जो ऋचा राजपूत हैं, पिछड़ा आयोग की जो सदस्य हैं, आज वो हजरतगंज कोतवाली पहुंची थी और उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ऋचा राजपूत ने प्रोफेसर रामगोपाल यादव के खिलाफ प्रार्थना पत्र दिया है, उस पर कितना कुछ कार्रवाई होती है, कितना कुछ आने वाले समय में इसका जो रिएक्शन है वो देखने को मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन सुमित के साथ उमेश मिश्रा, JK 24/7 लखनऊ। पिछले 8 सालों से राजनीति की भेंट चढ़े स्काई वॉक का काम जो है 8 सालों बाद जो है फिर से शुरू किया जा रहा है। आपको बता दें, PWD विभाग ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। रायपुर के ही एक निजी कंपनी को स्काई वॉक में जो अधूरे पड़े हैं काम, उसको बनाने का जो है टेंडर दिया है। इसको लेकर के जो है लंबे समय से ये स्काई वॉक का काम जो रुका पड़ा था, पिछले में भूपेश बघेल की सरकार थी, उन्होंने भी इस मामले को लेकर के कमेटी बनाई और कई बार जो है दौर कई बार बैठक चली, मगर स्काई वॉक का जो मसला है, जो अधूरा काम पड़ा था, उस पर कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया और राजनीति का भेड़ चढ़ गया। इसके बाद जो है बीजेपी की सरकार आई और उसके बाद जो है 1.5 सालों में कई बार इसकी बैठक हुई और बैठक के बाद जो है आखिरकार स्काई वॉक को फिर से जो है जो अधूरे काम पड़े थे उन्हें बनाने का जो है निर्णय लिया है। 38 करोड़ में जो है ये टेंडर हुआ है और कुछ ही दिनों बाद जो है ये काम शुरू हो जाएगा। वहीं इस मसले को लेकर के जो है लगातार सियासत भी जारी है। एक तरफ अरुण साव ने कहा अगर स्काई वॉक बनेगा तो कहीं ना कहीं जो है हृदय स्थल में है और जो ट्रैफिक व्यवस्था में जो दबाव है वो कम होगा और लोगों को आने जाने में भी सहूलियत होगी और कई प्रकार के फायदे हैं, उन्होंने गिनाया। वहीं इस पूरे मसले को लेकर के कांग्रेस के PCC चीफ दीपक बैज ने भी जो है बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा ये पूरा भ्रष्टाचार का इमारत है और इसे सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी के लिए जो है स्काई वॉक को बनाया गया था। अपने नेताओं को जो है लाभ पहुंचाने के लिए जो है स्काई वॉक को जो है बनाया गया है, उन्होंने ये आरोप लगाया। वहीं इस पूरे मसले को लेकर के भाजपा और कांग्रेस के बीच जो है अब बयानबाजी और सियासत के बीच जो है स्काई वॉक का काम जो है वो शुरू होगा और देखना यह होगा कि अब कितने दिनों में जो है स्काई वॉक को जो है प्रदेश की जो जनता है उसको मिलेगी और स्काई वॉक बनने के बाद जो है कई सारे फायदे हैं जो
लोग को जो है होने वाला है। अब देखना ये होगा कि ये काम कब से शुरू होता है और कब से इस प्रदेश की जनता को ये जो है सौगातें जो है जल्दी से जल्दी कब तक मिल जाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन नोमेश के साथ शंभू राही, JK24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। पीलीभीत जिले में गर्मी का दिन पर दिन असर बढ़ता जा रहा है। पारा 40 के पार पहुंच गया है। बीते 10 दिन से गर्मी का सितम अधिक बढ़ा है। दिन में तेज धूप के साथ गर्म हवा भी लोगों को परेशान कर रही है। इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी किया जा रहा है। हालांकि दिन प्रतिदिन बढ़ता तापमान बच्चों की सेहत पर भी असर डाल रहा है। बच्चे डायरिया व अन्य बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। जिला महिला अस्पताल की ओपीडी में आने वाले 80% बच्चे गर्मी, डायरिया, पेट दर्द, इन्फेक्शन, तेज बुखार से परेशान पाए जा रहे हैं। हालांकि जिला अस्पताल की बात करें तो अस्पताल के वार्डों में इन बीमारियों से पीड़ित करीब 15 बच्चों का इलाज किया जा रहा था। बीमार बच्चों का आंकड़ा तो बढ़ रहा है, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो रहा है। वार्डों में भर्ती बच्चों की देखभाल में भी कोताही बरतने की बात सामने आ रही है। हालांकि जिला महिला अस्पताल में बच्चों के लिए जनरल वार्ड में 7 बेड हैं। इसी तरह PNC में 8, आइसोलेशन में 6 और लू से बचाव के लिए 5 बेड आरक्षित किए गए हैं। पीकू वार्ड में भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की बात भी कही जा रही है। बता दें कि गर्मी के बढ़ते सितम को देखते हुए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से निर्देश जारी हुए हैं। गर्मी के बढ़ते सितम और लू को ध्यान में रखते हुए स्कूली बच्चों को सेहत के प्रति सजग करने की पहल भी शुरू कर दी गई है। स्कूलों में पोस्टर प्रतियोगिता, वीडियो आदि के माध्यम से बच्चों को लू से बचाव की सीख भी दी जाएगी। इस संबंध में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से जिला विद्यालय निरीक्षण और BSA को पत्र लिखकर प्रतियोगिताओं और जागरूकता कार्यक्रमों को कराने का निर्देश भी दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मद्देनजर जिले में अत्यधिक गर्मी, लू से बचाव की दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएं। हालांकि आज सुबह की अगर बात करें तो मौसम में कुछ बदलाव हुआ था। हल्की सी बूंदाबांदी भी हुई, लेकिन शाम होते होते फिर से मौसम गर्म हो गया और तापमान फिर से एक बार बढ़ गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK24/7 न्यूज, पीलीभीत। लखनऊ में शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेकर लखनऊ DM विशाख जी सख्त हो गए हैं। विशाख जी ने साफ तौर पे शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का किसी भी तरीके का भुगतान करने पर पूर्णतया रोक लगा दी है। शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राजधानी लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में काम कर रही है, जिसमें सीवर सफाई का कार्य आता है। लखनऊ के अंदर अगर बात करें तो फैजुल्लागंज, गोमती नगर और अन्य इलाकों में सीवर के साफ़ सफाई करने को लेकर, सीवर के रखरखाव को लेकर के शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया गया, लेकिन कंपनी की ओर से फर्जी पेपर लगा करके साफ़ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई और करोड़ों रुपए लखनऊ नगर निगम से और जिला प्रशासन से लिए गए। इस बाबत कई शिकायतें पहुंची। कई शिकायतों के पहुंचने के बाद लखनऊ के DM विशाख जी ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ तौर पे अब किसी भी तरीके का पेमेंट करने के लिए रोक दिया है और साफ तौर पे लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के 5-5 सदस्य शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जांच करेगी। जो बकाया भुगतान है वो भुगतान अब नहीं होगा, लेकिन जो भुगतान कर दिया गया है फर्जी तरीके से, उस पूरे भुगतान की वसूली शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अब करनी होगी। अब शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जहां लखनऊ नगर निगम ने पूरी तरीके से किसी भी पेमेंट पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ जो भी कार्य हुए हैं उन सभी कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। यही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि तमाम ऐसे कागजात जो फर्जी रूप से लगाए गए थे उनकी भी जांच की जाएगी। अब लखनऊ के DM विशाख जी इस पूरे मामले को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं और नगर निगम को
जल्द से जल्द कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और मुकदमा लिखाने के लिए भी कहा गया है। आने वाले समय में लखनऊ में या प्रदेश में कहीं पर भी स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट है उनको फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर जो है एक आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर में जो आज निर्मित सड़क को ही जो है उद्घाटन करके बीच रास्ते भी छोड़कर जो है चले गए। कहीं ना कहीं जो है बिहार में इस तरह की घटना की जो उद्घाटन जो है आम बात हो गई है। इसी कड़ी में जो है जीतन राम मांझी ने भी जो है अपने ही सरकार में रहते हुए जो है सबसे बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बिहार में जो है एस्टीमेट घटोला जो है सक्रिय हो गया है, इसलिए जो है आए दिन जो है पुल पुलिया जो है गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है अफसरशाही जो है काफ़ी चरम सीमा पर है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। एस्टीमेट घटोला से जो है कहीं ना कहीं जो है सभी वो एनडीए गठबंधन के जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। अभी बिहार की मैं बात करूँ, हाल ही फिलहाल में जो है जो कल दरभंगा में जो है राहुल गांधी आए थे, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा जो है राहुल गांधी को हरिजन छात्रा आवास जो है जाने से रोक दिया गया था, जिसके कारण जो है दरभंगा में जो है जितने भी जो है युवा थे सभी जो है राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतर गए। सभी जो है राहुल गांधी के जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद की नारे लगा रहे थे, कह रहे थे राहुल गांधी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। काफ़ी यहाँ बिहार में देखने को मिला कि राहुल गांधी के समर्थन में जो युवा है उन्होंने कमर कस लिया है। राहुल गांधी के आने के बाद में एनडीए गठबंधन में जो है घमासान मचा हुआ है। लोग इंडिया गठबंधन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी के बिहार दौरे से जो है एनडीए गठबंधन के नेता जो है घबरा गए हैं। कहीं ना कहीं जो है देश के प्रधानमंत्री जी के इशारे पर जो है इस तरह की काम वो कर रहे हैं, जबकि बिहार जो है अतिथि देवो भव, जो लोग आएंगे बिहार, जो मंत्री आएंगे बिहार, उनको जो है बिहार के लोग जो है सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन कल जो जिस प्रकार जो है राहुल गांधी के साथ भेदभाव किया गया, कहीं ना कहीं ये उचित नहीं था। इससे जो है एनडीए गठबंधन में जो है घबरा गई है और चुनाव जो है सर पे है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है काफ़ी जोरों से लग रहा है। अभी बात करूँ मैं पीएम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी जो है काफ़ी जो है पैसा वसूली किया गया है। बगैर पैसे का जो है कोई काम नहीं हुआ। अगर धरातल पे अगर जांच किया जाए तो जिसको झोपड़ी है उसका झोपड़ी ही रह गया और पक्के वाले का जो है नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है पैसे के लेन देन करके जो है जोड़ दिया गया है, जिससे जो है गाँव में अगर जो है सार्वजनिक रूप से अगर जाँच किया जाए तो पता चलेगा कि बिहार में जो है जो गरीब तबके का लोग है, जो वंचित लोग हैं, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा है, जिससे बिहार के जो शेड्यूल इलाका जो गरीब इलाके के जो गांव है, गांव में जाने के बाद में आपको पता लगेगा कि वहां के लोगों में काफ़ी सरकार के प्रति आक्रोश है। उनका कहना है कि बिहार में बगैर चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है, बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ा घटोला हुआ है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घटोला है, इसका भी जांच मांग रहे हैं। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीते दिनों फरीदाबाद में एफएमडीए की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान उन्हें कई ऐसी जो है समस्याओं से जो है लोगों की सुनाई दी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी फरीदाबाद में बरसात के मौसम में होने वाले जल भराव को लेकर। इस दौरान अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए गए कि फरीदाबाद में किसी भी तरह का जल भराव जो है देखने को ना मिले, इसके लिए अधिकारी अपनी ड्यूटी सुनिश्चित करें। इसी कड़ी में आज जो है नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र ने अलग अलग जगहों पर जाकर अधिकारियों के साथ दौरा किया और यह सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में मानसून जब दस्तक देगा तो फरीदाबाद में जलभराव की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए उन नालों की सफाई करना हो, चाहे फिर जिस तरह से जलभराव जिन जिन क्षेत्रों में होता है उनको कैसे दूर किया जा सके। इसी को लेकर आज नगर निगम कमिश्नरों ने अलग अलग जगहों पर दौरा किया और अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की कि आने वाले समय में यदि मानसून से पहले इन नालों की सफाई जो है कर दी जाती है
तो फिर आने वाले समय में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इस दौरान कई ऐसे अधिकारियों के तबादले भी किए गए जो जिस कार्य एरिया के जोन अधिकारी बनाए गए थे, जिनमें सीवर की सफाई और नालों की सफाई का करने का जिम्मा था। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जिस तरह से नगर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ जगह जगह जाकर जो है दौरे किए हैं और आने वाले समय में बरसात जो है शुरू होने वाली है, तो उससे पहले इन नालों की सफाई कितना ज़रूरी है और अगर उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार जो हर बार जो दावे करता है वो फेल होते हुए नज़र आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जिस तरह से अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और जो है सफाई कर्मचारियों से लेकर अन्य कर्मियों को जो ऑर्डर दिए हैं वो कब तक पूरे हो पाएंगे, कब तक हालत सुधर पाएंगे, या इसी तरह से हर साल जो जल भराव की स्थिति होती है वो जस की तस बनी रहेगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने समस्त जो संगठन के काम थे उसको उजागर कर दिया है और ख़ास तौर पे बहाल कर दिया है। जब से इंडिया पाकिस्तान का जो वार हो रहा था उसके बाद युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को फिर से सक्रिय कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जितने भी केंद्र मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में और दीगर क्षेत्र में जाएंगे, लोगों को संगोष्ठियाँ करेंगे, सेमिनार करेंगे और लोगों को बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के कितने फ़ायदे हैं और ख़ास तौर पे केंद्र को और जो केंद्र का चुनाव है या जितने प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं सबको एक साथ कराने से कितने फ़ायदे हैं, कितने राजकीय कोष जो है उसके फ़ायदे हैं और सरकार के जो पैसे खर्च होते हैं उसमें भी बचाव होगा, जिससे ये होगा कि लोगों पे अत्यधिक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मगर बहरहाल अब सरकार की जो नीति है, जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो इस वक्त चल रही है उसका यही प्लान है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है संगठन के ज़रिए से वो बताएं कि सरकार की बहुत अच्छी नीति है वन नेशन वन इलेक्शन को। अब देखने वाली बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला कितना कामयाब रहता है, कितना नहीं। दूसरा, वक्फ बिल को लेकर जितनी संगोष्ठियाँ हो रही थी पूरे देश में वो फिर से बहाल कर दी गई हैं। हर संगठन के जितने भी लोग हैं और जो प्रभारी बनाए गए हैं अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से, दीगर लोगों को उनको ये निर्देश दिया है कि हर शहर, हर कस्बे, हर ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी कराएँ और लोगों को बताएँ कि वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के हित के लिए है। मुसलमानों को बताएंगे नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल अमेंडमेंट जो लेके आए हैं 2025 वो फ़ायदेमंद है। हर मुसलमान जो निचले तबके का है, ख़ासतौर पर पसमानदा मुसलमानों को फोकस किया है नरेंद्र मोदी ने। वो बताया जाए कि कुछ लोग ख़ास थे मुसलमान जो वक्फ के ज़रिए से अपने घर परिवार का पालन पोषण करते थे और अपनी उन्नति करते थे और पैसे अर्जित करते थे। उन ख़ास लोगों पर अंकुश लगाने के लिए वक्फ बिल आई है। अब जो गरीब मुसलमान हैं उनका उत्थान होगा। दो चीज़ों पर संगठन भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और सरकार भी काम कर रही है। अब देखने वाली बात है वन नेशन वन इलेक्शन और उसके बाद वक्फ बिल अमेंडमेंट के ऊपर जो वर्कआउट हो रहा है, कितना ये दोनों फार्मूला कामयाब होता है या नहीं। कैमरा पर्सन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़। लखनऊ में शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लेकर लखनऊ डीएम विशाख जी सख्त हो गए हैं। विशाख जी ने साफ तौर पे शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का किसी भी तरीके का भुगतान करने पर पूर्णतया रोक लगा दी है। शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राजधानी लखनऊ के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तमाम शहरों में काम कर रही है, जिसमें सीवर सफाई का कार्य आता है। लखनऊ के अंदर अगर बात करें तो फैजुल्लागंज, गोमती नगर और अन्य इलाकों में सीवर के साफ़ सफाई करने को लेकर, सीवर के रखरखाव को लेकर के शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया गया, लेकिन कंपनी की ओर से फर्जी पेपर लगा करके साफ़ सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई और करोड़ों रुपए लखनऊ नगर निगम से और जिला प्रशासन से लिए गए। इस बाबत कई शिकायतें पहुंची। कई शिकायतों के पहुंचने के बाद लखनऊ के डीएम विशाख जी ने सख्त रुख अपनाते हुए साफ तौर पे अब किसी भी तरीके का पेमेंट करने के लिए रोक दिया है और साफ तौर पे लखनऊ नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम के 5-5 सदस्य शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जांच करेगी। जो बकाया भुगतान है वो भुगतान अब नहीं होगा, लेकिन जो भुगतान कर दिया गया है फर्जी तरीके से, उस पूरे भुगतान की वसूली शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अब करनी होगी। अब शुएज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, जहां लखनऊ नगर निगम ने पूरी तरीके से
किसी भी पेमेंट पर रोक लगा दी है और साथ ही साथ जो भी कार्य हुए हैं उन सभी कार्यों की गुणवत्ता की जांच कराई जाएगी। यही नहीं, यह भी बताया जा रहा है कि तमाम ऐसे कागजात जो फर्जी रूप से लगाए गए थे उनकी भी जांच की जाएगी। अब लखनऊ के डीएम विशाख जी इस पूरे मामले को लेकर सख्त दिखाई दे रहे हैं और नगर निगम को जल्द से जल्द कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और मुकदमा लिखाने के लिए भी कहा गया है। आने वाले समय में लखनऊ में या प्रदेश में कहीं पर भी स्वेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट हैं उनको फ़िलहाल के लिए रोक दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त जो है बिहार से सबसे बड़ी खबर आ रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो है नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा पर जो है एक आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुजफ्फरपुर में जो आज निर्मित सड़क को ही जो उद्घाटन करके बीच रास्ते भी छोड़कर जो है चले गए। कहीं ना कहीं जो है बिहार में इस तरह की घटना की जो उद्घाटन जो है आम बात हो गई है। इसी कड़ी में जो है जीतन राम मांझी ने भी जो है अपने ही सरकार में रहते हुए जो है सबसे बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बिहार में जो है एस्टीमेट घटोला जो है सक्रिय हो गया है, इसलिए जो है आए दिन जो है पुल पुलिया जो है गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है अफसरशाही जो है काफी चरम सीमा पर है। बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। एस्टीमेट घटोला से जो है कहीं ना कहीं जो है सभी वो एनडीए गठबंधन के जो मंत्री हैं उनके ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। अभी बिहार की मैं बात करूँ, हाल ही फिलहाल में जो है जो कल दरभंगा में जो है राहुल गांधी आए थे, लेकिन यहाँ के प्रशासन द्वारा जो है राहुल गांधी को हरिजन छात्रा आवास जो है जाने से रोक दिया गया था, जिसके कारण जो है दरभंगा में जो है जितने भी जो है युवा थे सभी जो है राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतर गए। सभी जो है राहुल गांधी के जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद की नारे लगा रहे थे, कह रहे थे राहुल गांधी मत घबराना, तेरे पीछे नया जमाना। काफ़ी यहाँ बिहार में देखने को मिला कि राहुल गांधी के समर्थन में जो युवा है उन्होंने कमर कस लिया है। राहुल गांधी के आने के बाद में एनडीए गठबंधन में जो है घमासान मचा हुआ है। लोग इंडिया गठबंधन के लोग ये आरोप लगा रहे हैं कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी के बिहार दौरे से जो है एनडीए गठबंधन के नेता जो है घबरा गए हैं। कहीं ना कहीं जो है देश के प्रधानमंत्री जी के इशारे पर जो है इस तरह की काम वो कर रहे हैं, जबकि बिहार जो है अतिथि देवो भव, जो लोग आएंगे बिहार, जो मंत्री आएंगे बिहार, उनको जो है बिहार के लोग जो है सम्मान देने का काम करते हैं। लेकिन कल जो जिस प्रकार जो है राहुल गांधी के साथ भेदभाव किया गया, कहीं ना कहीं ये उचित नहीं था। इससे जो है एनडीए गठबंधन में जो है घबरा गई है और चुनाव जो है सर पे है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप जो है काफ़ी जोरों से लग रहा है। अभी बात करूं मैं पीएम जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें भी जो है काफ़ी जो है पैसा वसूली किया गया है। बगैर पैसे का जो है कोई काम नहीं हुआ। अगर धरातल पे अगर जांच किया जाए तो जिसको झोपड़ी है उसका झोपड़ी ही रह गया और पक्के वाले का जो है नाम जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है पैसे के लेन देन करके जो है जोड़ दिया गया है, जिससे जो है गाँव में अगर जो है सार्वजनिक रूप से अगर जाँच किया जाए तो पता चलेगा कि बिहार में जो है जो गरीब तबके का लोग है, जो वंचित लोग हैं, उनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में नहीं जोड़ा है, जिससे बिहार के जो शेड्यूल इलाका जो गरीब इलाके के जो गांव है, गांव में जाने के बाद में आपको पता लगेगा कि वहां के लोगों में काफ़ी सरकार के प्रति आक्रोश है। उनका कहना है कि बिहार में बगैर चढ़ावा का कोई काम नहीं होता है, बगैर पैसा का कोई काम नहीं होता है। कहीं ना कहीं अगर सबसे बड़ा घटोला हुआ है तो प्रधानमंत्री आवास योजना का घटोला है, इसका भी जांच मांग रहे हैं। आप देख रहे थे सिटी रिपोर्टर, मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर, मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बीते दिनों फरीदाबाद में एफएमडीए की बैठक लेने पहुंचे। इस दौरान उन्हें कई ऐसी जो है समस्याओं से जो है लोगों की सुनाई दी, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी फरीदाबाद में बरसात के मौसम में होने वाले जल भराव को लेकर। इस दौरान अधिकारियों को सीधे निर्देश दिए गए कि फरीदाबाद में किसी भी तरह का जल भराव जो है देखने को ना मिले, इसके लिए अधिकारी अपनी ड्यूटी सुनिश्चित करें। इसी कड़ी में आज जो है नगर निगम कमिश्नर धीरेंद्र ने अलग अलग जगहों पर जाकर अधिकारियों के साथ दौरा किया और यह सुनिश्चित किया कि आने वाले समय में मानसून जब दस्तक देगा तो फरीदाबाद में जलभराव की स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए उन नालों की सफाई करना हो, चाहे फिर जिस तरह से जलभराव जिन जिन क्षेत्रों में होता है उनको कैसे दूर किया जा सके,
इसी को लेकर आज नगर निगम कमिश्नरों ने अलग अलग जगहों पर दौरा किया और अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की कि आने वाले समय में यदि मानसून से पहले इन नालों की सफाई जो है कर दी जाती है तो फिर आने वाले समय में इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि इस दौरान कई ऐसे अधिकारियों के तबादले भी किए गए जो जिस कार्य एरिया के जोन अधिकारी बनाए गए थे जिनमें सीवर की सफाई और नालों की सफाई का करने का जिम्मा था। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जिस तरह से नगर निगम कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ जगह जगह जाकर जो है दौरे किए हैं और आने वाले समय में बरसात जो है शुरू होने वाली है तो उससे पहले इन नालों की सफाई कितना ज़रूरी है और अगर उसके बाद भी इस तरह की स्थिति बनती है तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार जो हर बार जो दावे करता है वो फेल होते हुए नज़र आते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज जिस तरह से अधिकारियों ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और जो है सफाई कर्मचारियों से लेकर अन्य कर्मियों को जो ऑर्डर दिए हैं वो कब तक पूरे हो पाएंगे, कब तक हालत सुधर पाएंगे या इसी तरह से हर साल जो जल भराव की स्थिति होती है वो जस की तस बनी रहेगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, जेक 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने समस्त जो संगठन के काम थे उसको उजागर कर दिया है और ख़ास तौर पे बहाल कर दिया है। जब से इंडिया पाकिस्तान का जो वार हो रहा था उसके बाद युद्ध विराम हुआ, युद्ध विराम के बाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को फिर से सक्रिय कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जितने भी केंद्र मंत्री हैं वो अपने क्षेत्र में और दीगर क्षेत्र में जाएंगे, लोगों को संगोष्ठियाँ करेंगे, सेमिनार करेंगे और लोगों को बताएंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन के कितने फ़ायदे हैं और ख़ास तौर पे केंद्र को और जो केंद्र का चुनाव है या जितने प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं सबको एक साथ कराने से कितने फ़ायदे हैं, कितने राजकीय कोष जो है उसके फ़ायदे हैं और सरकार के जो पैसे खर्च होते हैं उसमें भी बचाव होगा, जिससे ये होगा कि लोगों पे अत्यधिक टैक्स नहीं लगाया जाएगा। मगर बहरहाल अब सरकार की जो नीति है, जो पॉलिसी है, ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार जो इस वक्त चल रही है उसका यही प्लान है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए भारतीय जनता पार्टी की जो मुहिम है संगठन के ज़रिए से वो बताएं कि सरकार की बहुत अच्छी नीति है वन नेशन वन इलेक्शन को। अब देखने वाली बात है कि वन नेशन वन इलेक्शन का फार्मूला कितना कामयाब रहता है, कितना नहीं। दूसरा, वक्फ बिल को लेकर जितनी संगोष्ठियाँ हो रही थी पूरे देश में वो फिर से बहाल कर दी गई हैं। हर संगठन के जितने भी लोग हैं और जो प्रभारी बनाए गए हैं अल्पसंख्यक मोर्चा की तरफ से, दीगर लोगों को उनको ये निर्देश दिया है कि हर शहर, हर कस्बे, हर ब्लॉक स्तर पर संगोष्ठी कराएँ और लोगों को बताएँ कि वक्फ बिल जो है वो मुसलमानों के हित के लिए है। मुसलमानों को बताएंगे नरेंद्र मोदी ने वक्फ बिल अमेंडमेंट जो लेके आए हैं 2025 वो फ़ायदेमंद है। हर मुसलमान जो निचले तबके का है, ख़ासतौर पर पसमानदा मुसलमानों को फोकस किया है नरेंद्र मोदी ने। वो बताया जाए कि कुछ लोग ख़ास थे मुसलमान जो वफ़ के ज़रिए से अपने घर परिवार का पालन पोषण करते थे और अपनी उन्नति करते थे और पैसे अर्जित करते थे। उन ख़ास लोगों पर अंकुश लगाने के लिए वक्फ बिल आई है। अब जो गरीब मुसलमान हैं उनका उत्थान होगा। दो चीज़ों पर संगठन भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और सरकार भी काम कर रही है। अब देखने वाली बात है वन नेशन वन इलेक्शन और उसके बाद वक्फ बिल अमेंडमेंट के ऊपर जो वर्कआउट हो रहा है, कितना ये दोनों फार्मूला कामयाब होता है या नहीं। कैमरा पर्सन किशन के साथ रज़ा अब्बास, लखनऊ, जेके न्यूज़।